हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैप्टर 11 वायुमंडल में जल। 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 आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, अतः इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर के 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, इसमें वायुमंडल के आयतन में 0% से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों से वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। हवा के दिए गए प्रतिदर्श सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उष्मांक कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन। 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 वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। ऊष्मा का हास्य संघनन का कारण होता है। ऊष्मा का हास्य संघनन का कारण होता है जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उससे में जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है और जब यह धीरे सीधे ठोस हुए रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर
ठंडा होने के कारण संघनन होता है तब इसे इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। खासकर धूल धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ वस्तुओं ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, या उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नज़दीक हो, या उस समय भी हो सकता है जब तापमान उष्मांक के नज़दीक हो। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान उष्मांक तक गिर जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जलवाष्प प्रविष्ट हो जाए। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से किसी एक रूप में परिवर्तित हो जाती है: ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। संघनन तब होता है जब उष्मांक जमाव बिंदु से नीचे होता है तथा तब भी संभव है जब उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है। ओस, ओस डीव, ओस डीव, ओस डीव, ओस डीव, ओस डीव। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संग्रहित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधे की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संग्रहित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि उष्मांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार, फ्रॉस्ट। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने पर होता है, अर्थात उष्मांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होता है। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात उष्मांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमा बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमा बिंदु पर या उससे नीचे होनी चाहिए। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमा बिंदु पर या उससे नीचे होनी चाहिए। कोहरा एवं कुहासा, कोहरा एवं कुहासा, कोहरा एवं कुहासा, कोहरा एवं कुहासा, कोहरा एवं कुहासा। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संयुक्त अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह से बहुत नज़दीक होता है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नज़दीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो सकती है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। नगरीय एवं औद्योगिक
केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा में की भी अधिकता होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में भी मदद देती है। ऐसी स्थिति में जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। कुहासे में कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासे में कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है क्योंकि ऊपर उड़ती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं तथा जहाँ गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है वहाँ ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूलकण धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। बादल 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 जब ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु की एडियाबेटिक तापपतन दर आसपास की वायु की समान तापपतन दर से कम हो तो वायु में अस्थिरता उत्पन्न होती है। जब ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु की एडियाबेटिक तापपतन दर आसपास की वायु की समान तापपतन दर से कम हो तो वायु में अस्थिरता उत्पन्न होती है। जब ऊपर उठती गर्म एवं आर्द्र वायु की एडियाबेटिक तापपतन दर आसपास की वायु की समान तापपतन दर से कम हो तो वायु में अस्थिरता उत्पन्न होती है। अस्थिर वायु में उषांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा हिमांक से ऊपर जल शिखरों एवं हिमांक से नीचे हिम शिखरों का निर्माण होता है। अस्थिर वायु में उषांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा हिमांक के ऊपर जल शिखरों तथा हिमांक से नीचे हिम शिखरों का निर्माण होता है। जब जल शिखरों या हिम शिखरों का बड़े पैमाने पर समूहन होता है तो बादलों का निर्माण होता है। जब जल शिखरों या हिम शिखरों का बड़े पैमाने पर समूहन होता है तो बादलों का निर्माण होता है। ये बादल विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं किंतु समताप मंडल में इसका सर्वथा अभाव होता है। ये बादल विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं किंतु समताप मंडल में इनका सर्वथा अभाव होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक इनकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक इनकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। किसी भी स्थान के मौसम तथा जलवायु को बादल पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी स्थान के मौसम तथा जलवायु को बादल पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों को सहती होता है जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प को संघनन के कारण बनते हैं। बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों को सहती होता है जो पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला पछाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ। 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 पछाव मेघ, पक्षी के पंख। 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 पछाव मेघ का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। पछाव मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। पछाव मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ, कपासी मेघ। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ, स्तरीय मेघ। स्तरीय मेघ जैसा कि नाम से प्रतीत है कि ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग में फैले रहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले हुए रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। निम्बूबस, निम्बूबस, निम्बस, निम्बस, निम्बस बादल।
वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। वर्षा में काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत अपारदर्शी होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पछाब, पछाब स्तरीय, पछाब कपासी। 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 मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा मेघ, कपासी वर्षा मेघ। वर्षण, 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 वर्षण। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों को के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के कारण के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। वर्षण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है जिसे हिमपात कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा ककरापात है। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि, स्लिट तथा हेलस्ट्रोम ककरापात है। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि, स्लिट तथा ककरापात है। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि, स्लिट तथा ककरापात है। यद्यपि ककरापात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है, समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। यद्यपि कर्कपात काफ़ी सीमित मात्रा में होता है, समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदाकदा ही होता है। सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। सहिम वृष्टि वो जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं। जमा बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमी हुई परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। जमा बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नज़दीक आधे जमी हुई परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदें से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ये वर्षा के जल से बनती है जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती है। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ के कई संकेंद्रीय परतों वाले होते हैं। वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार, वर्षा के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा जा सकता है, संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल। संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी परत पर पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है।
परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के समय में प्राय होती है। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। पर्वतीय वर्षा पर्वतीय वर्षा पर्वतीय वर्षा पर्वतीय वर्षा जब संतुलित वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है या फैलती है तो तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। जब संतुलित वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है या फैलती है तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरी ढाल पर पहुंचती है, वे नीचे की ओर उतरती है तथा उनका तापमान बढ़ जाता है। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या अस्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। यह पर्वतीय वर्षा या अस्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। पर्वतीय वर्षा या अस्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा 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 आप पहले इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवातीय वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। तो चक्रवातीय वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें। संसार में वर्षा का वितरण 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 एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। समान तौर पर जब हम विषुवत से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। समान तौर पर जब हम विषुवत से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत का अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। विषुवत से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। विषुवत से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्वी तटों की तरफ पूर्व की तरफ घटती जाती है। लेकिन विषुवत से 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर है वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है। यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर है वहाँ वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों की वायु की ढाल तथा मानसून वाले क्षेत्र के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो कि प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है। महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाये क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाये क्षेत्र में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसम वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। कुछ क्षेत्रों जैसे विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती रहती है। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।